क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। यदि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आव्यूहों के गुणन पर आधारित है। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये एफ एक्स है। यदि मैं एफ वाई निकालना चाहूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? जब फंक्शन जो है ये x है यहाँ पर, तो cos के साथ भी x आया, साइन के साथ भी x आया, साइन के साथ x, cos के साथ x। तो यदि मैं x को y से रिप्लेस कर दूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 और 1। ये एफ एक्स है और ये क्या हो गया? एफ वाई हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूहों की गुणा। तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दूंगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और 1। ये है एफ एक्स। और एफ वाई जो है ये है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ उतार देता हूँ। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। जब मैंने एफ आई किया ना, एक्स को रिप्लेस किया वाई से, तो इसमें भी चेंज हो गया, या वाई आ गया या वाई आ गया, तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, 0 आ गया। साइन वाई कॉस वाई 0 का 0 रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। x की जगह मैंने y कर दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना है। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए, अब मैं इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ये भी 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब किस रूप में मल्टीप्लाई होगा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ। तो कॉस एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो साइन भी आ जाएगा माइनस साइन एक्स। थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, इसकी वजह से मैं इसको बजाय यहाँ के यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, तो आपको देखने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहा हूँ? एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप देखिए, पहली रो का मल्टीप्लाई पहली कॉलम के साथ, तो कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस साइन है माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो इतना ही रहेगा ही। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, कॉस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस कॉस एक्स कॉस वाई
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन एक्स कॉस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये जीरो, तो जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहली रो से तीसरे वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, इसका गुणा इसके साथ जीरो, जीरो का गुणा वन के साथ, तो जीरो का जीरो ही उतर जाएगा। अब दूसरी रो का एलिमेंट से पहले कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे रो का एलिमेंट देखो, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, देखिए दूसरे रो में क्या है, यह है ना दूसरे रो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन एक्स कॉस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो हो गया, इतना ही आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी जो रो है उसके एलिमेंट का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई से तो जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से जीरो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई से जीरो, इसका मल्टीप्लाई इससे जीरो, इसका मल्टीप्लाई से ये भी जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे जीरो, इसका मल्टीप्लाई इससे जीरो, वन का मल्टीप्लाई वन से वन, ये आ गया। दो रो का जो मल्टीप्लाई हुआ ना, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई हुआ, दो आव्यूहों का जो गुणन हुआ, वो मेरे पास ये आ गया है। तो इसको देखो आप, इसको देखिए एक बार मैं फिर लिखता हूँ यहाँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसमें मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस मेरे पास क्या बचेगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई ठीक होगा, मैंने लिखा हुआ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत किया क्या, फिर से देखता हूँ एक मिनट। कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जब मैंने वाई वाला लिखा, कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 और वन, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये ठीक हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कॉस एक्स देखो ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस एक्स इंटू माइनस वाई वाई, तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई होना था, इसने यहाँ गलत लिख दिया, साइन वाई, ठीक हो गया, यहाँ गलत, तो बाकी ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन है, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये ठीक है ना, यहाँ गलती हो गई थी, अब ठीक है, बाकी ठीक है। अब आप देखो, मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम क्या कर रहे थे, एक बार इसको ठीक अरेंज कर रहे थे। देखो दोनों इसमें नेगेटिव है, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, इसको लिख दूंगा मैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये है जीरो। आगे देखिए, ये क्या है मेरे पास, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई,
इसको पहले, इसको बाद में लिख रहा हूँ, cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 और 0 0 और 1। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या आया, cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस y का फॉर्मूला है ये। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y होता है। इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसका फॉर्मूला है, क्लास 11th में पढ़ा है आपने ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। यहाँ माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y, ये अंदर किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y का है। sin x प्लस y क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये मैंने लिख दिया। फिर 0 sin x cos y प्लस cos x sin y किसका फॉर्मूला है, sin x प्लस y का है। cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस y का है, ठीक है। 0 और 0 0 और 1। अब आप देखिए ध्यान से, इसको देखिए, जो हमको दिया हुआ था x की जगह क्या है, x प्लस वाई है, इस x की जगह क्या है, x प्लस वाई है। साइन x, इस x की जगह क्या है, x प्लस वाई है। cos x की जगह क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। 0 0 0 1, ठीक है। तो ये किस प्रकार का फंक्शन हुआ, f x प्लस वाई। यदि मैं यहां x को x प्लस वाई से हटा दूं तो मेरे पास हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 और 1। मतलब x की जगह क्या लिख दूं, x प्लस वाई। तो जहां जहां x है वहां वहां x प्लस वाई आ जाएगा ऐसा। और ये क्या है एक्चुअली, ये f x प्लस वाई है, ठीक है ना। x को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, x प्लस वाई से। तो यही राइट हैंड साइड है, यही हमको लाना था, ठीक है ना। हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। तो अब मैं लास्ट में आंसर क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लीजिए, माना अब मैं एफ के निकालना चाहता हूं, एफ के, तो जहां जहां एक्स है वहां के लिख दूंगा। तो एफ के हो जाएगा कॉस के माइनस साइन के, 0 साइन के, कॉस के, 0 0 0 और 1, ठीक है। यदि मैं लिख दूं x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए, 0 साइन ए, कॉस ए, 0 0 0 1। जो यहां रखूंगा वही x की जगह चेंज करना पड़ेगा। तो यदि मैं x की जगह x प्लस वाई कर दूंगा तो cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। तो ये जो आया x की जगह क्या रखा गया है, x प्लस वाई रखा गया है। तो एफ एक्स की जगह क्या है यहां पर, x प्लस वाई, तो वही तो है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित प्रदत्त फलन बिंदु x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x इफ, यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू ये होगी जब x का मान पाई बाई 2 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू, x का मान पाई बाई 2 नहीं है, और इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3, ये 3 है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी जब x का मान पाई बाई 2 है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, ये दिया हुआ है आपको। दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
at x is equal to pi by 2. This function f(x), which is defined like this, is continuous at x is equal to pi by 2. क्लियर हो गए? अब देखो डियर स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर, एक पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, फंक्शन इस पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इस पर संतत है, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस एच करूँगा तो तब फंक्शन ये बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच करूँगा तो फंक्शन ये बन जाएगा, x पाई बाई 2 वैल्यू लेगा तो फंक्शन ये बन जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट आपका है ये पाई बाई 2 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच। यहाँ निकलेगी राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा, यहाँ पाई बाई 2 माइनस एच ये है लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, ये बाईं सीमा बनाएगा, ये दाईं सीमा बनाएगा, ये एक पॉइंट है x इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब इसके दाईं ओर, दाएं भी कितना, पाई बाई 2 प्लस एच, और ये h इतना छोटा कि h टेंड्स टू 0, h इतना छोटा है कि कहाँ की तरफ जा रहा है, टेंड्स की तरफ जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, राइट हैंड लिमिट बनाएगा, ये बनाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जबकि लिमिट h टर्न्स टू 0, मतलब पाई बाई 2 की नेबरिंग पॉइंट हैं, बहुत नज़दीकी बिंदु हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट बनाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगा, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच होगी, पाई बाई 2 प्लस एच मतलब नॉट पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2 जो नहीं है, तब फंक्शन ये लिखा जाएगा। जब मैं x की वैल्यू ये लूँगा तो ये क्या है, पाई बाई 2 माइनस एच, दिस इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं तो फंक्शन ये होगा, तो इसके लिए भी फंक्शन ये होगा और इसके लिए भी फंक्शन ये होगा, इसलिए मुझे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पाई के राइट में फंक्शन अलग है, पाई के लेफ्ट में अलग बात है, पाई बाई 2 पर अलग बात है, पाई बाई 2 पर फंक्शन अलग है, पाई बाई 2 प्लस एच पे फंक्शन ये है, पाई बाई 2 माइनस एच पे फंक्शन ये है, तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा, तरीका कैसे क्या है लिखने का, देखो लिमिट h टर्न्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच, एट पॉइंट किस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ मैं, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 के लेफ्ट में, तो पाई बाई 2 का लेफ्ट में यही पॉइंट है, नेबरिंग पॉइंट, ठीक है, पड़ोस का बिंदु, तो लिमिट h टर्न्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच। इसके लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे। अभी कितना हो गया, लिमिट h टर्न्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस एच मतलब पाई बाई 2 से छोटा, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, ये है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, तो फंक्शन कौन होगा, ये, तो k cos x है, पर x की जगह ये है एक्चुअली, ठीक है, ये x की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है डियर स्टूडेंट। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस एच, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस एच तो साइन एच हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एच डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2h, 2 से 2 कट गया, तो एक्चुअली ये कितना हुआ, इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0, 2 से 2 कट गया तो पाई माइनस पाई तो 0 हो गया, तो ये क्या बना, k साइन h डिवाइडेड बाई 2h।
तो k भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसका इन पे कोई असर नहीं, तो बाहर ले लिया k/2 लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h/h। और इसकी वैल्यू तो आप जानते होंगे, क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ी है, लिमिट, ठीक है, लिमिट पढ़ी है ना आपने, क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ी है, और ये आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट h टर्न्स टू 0 या x टर्न्स टू 0 कर लो, x टर्न्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू होता है 1। तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, इसकी ये 1 आ गया, तो ये कितना हो गया, k/2 हो गया। यहाँ पर आप लिख देंगे कि लिमिट x टर्न्स 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, या ये 1 आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई, यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास k/2, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा डियर स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट निकाल दूंगा, दाईं सीमा निकाल दूंगा, तो दाईं सीमा हो जाएगी लिमिट h टर्न्स टू 0 f π/2 प्लस h, ठीक है। हमने कहा π/2 वाला पॉइंट ये है, π/2 प्लस h, ये दाईं सीमा बनाएगा, π/2 माइनस h क्या बनाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगा, इस पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी, और ये तो π/2 है ये, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, लिमिट h टर्न्स 0 f π/2 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टर्न्स टू 0। अब इसका मतलब देखिए, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h π/2 के बराबर नहीं है, π/2 प्लस h π/2 के बराबर नहीं है, π/2 से बड़ा है ये। तो जब फंक्शन π/2 के बराबर, मतलब x की वैल्यू π/2 नहीं है, ये π/2 के बराबर नहीं है, तो जब x π/2 नहीं है तो फंक्शन ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k cos, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं लिख दूंगा π/2 प्लस h, π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई π-2 x, मतलब π/2 प्लस h। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टर्न्स टू 0 k cos π/2 प्लस h, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 से अंदर गुणा करो, 2 गुणा गया π/2, इसकी गुणाया -2h, ठीक हो गया। तो चलिए सॉल्व कर लेता हूँ, अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0, ये नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ, माइनस k साइन h डिवाइडेड बाई, इसको देखो, इससे मैंने ये काट दिया, तब पाई माइनस पाई क्या हो गया, 0 हो गया, ये है -2h, ठीक है, माइनस माइनस बना देगा प्लस, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, और k और 2 कांस्टेंट हैं, क्योंकि इसका असर इस पे पड़ेगा नहीं, तो ये मैं बाहर लिख लेता हूँ, k/2 लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h/h, तो कितना हो गया, k/2 इंटू इसकी वैल्यू होगी 1, यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक जगह पे, लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h/h कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 आ गई, तो ये कितना हो गया, k/2 हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब आगे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गई, राइट हैंड लिमिट भी निकल गई, अब और आगे चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आई, k/2 आई, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट k/2, राइट हैंड लिमिट भी कितना है, k/2 आया। तीसरी चीज मैं निकालता हूँ f π/2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू π/2, फलन का मान
किस पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो ये देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कितना है, 3 है। fx 3 है जब fx का मान 3 है जब x कितना है, पाई बाई 2 है। तो मैं पाई बाई 2 पे तो निकालना चाह रहा हूँ। तो फंक्शन की वैल्यू जब x पाई बाई 2 है वो 3 है, तो दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक हो। अब आप देखो क्या दिया हुआ है, दिया है कि fx x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, ठीक है। fx x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, दिस इज गिवन। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सॉरी fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये तो दिया हुआ है। तो जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस बिंदु पर वैल्यू बराबर होती है। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर, फंक्शन का मान उस बिंदु पर आपस में बराबर होते हैं। तो लिमिट, ये लिमिट है। और लिमिट क्या हुआ, लिमिट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या इक्वल हैं, तो ये लिमिट की वैल्यू हो गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, या इसकी जगह मैं पाई बाई 2 लिख देता हूँ। एक लाइन और लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक लाइन और मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, k बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx इज इक्वल टू k बाई 2। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल निकल गई किस पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दिया मैंने कितना, k बाई 2। लिमिटिंग वैल्यू कितनी हुई, k बाई 2। लिमिट की वैल्यू ये है k बाई 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, k बाई 2। और fx क्या है, fx की जगह लिख दूंगा मैं f पाई बाई 2, f पाई बाई 2। फंक्शन की वैल्यू किस पे, पाई बाई 2 पे, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितना होगा, 3। ये तो होता है भाई, फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या कंटिन्यूस है, संतत है। इसका मतलब फलन की लिमिट, फलन की सीमा x टेंड्स टू पाई बाई 2 पर और फलन का मान x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 है, इसकी कितनी है, 3। तो इसका मतलब हो गया k इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3। तो हमें k की वैल्यू पूछी हुई थी, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का एक पार्ट मैंने पहले कर दिया, इसी में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। या तो वो करना था या ये करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन, ये है फंक्शन, इस फलन का अवकलन कीजिए। तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x साइन x। x साइन x है या केवल साइन x है, x टू द पावर केवल साइन x है। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर कॉस x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखिए माना कहीं पर है डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन करिए एक्स टू द पावर 4 का। x क्या है, चर है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 4, x टू द पावर 4 में से 1 करते हैं तो होता है 3। परंतु यदि यही चीज चेंज होके क्या बन जाए,
4 टू द पावर x। ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है और ये चर है। बेस क्या है? कांस्टेंट। पावर क्या है? चर। तो इसको बोलते हैं चरघातांकी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये चरघातांकी फलन बन गया। ठीक है ना, ये तो अलजेब्रिक है, ये तो बीजगणितीय फलन है। इसका नाम क्या है? चरघातांकी। चरघातांकी फलन है ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा जब घात क्या है? चर में है। अब ठीक हो गया। जब पावर क्या है? पावर क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो वैसे तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट तो 4 टू द पावर x log 4 जानते हैं, परंतु होगा कैसे वो हम करेंगे, तो वहाँ यहाँ यूज़ करेंगे। आप देखो, ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया। यहाँ x की पावर देखिए sin x, पावर क्या है? वेरिएबल है, चर है ना। यहाँ पर भी पावर चर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, चरघातांकी फलन है ये, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन लॉग की हेल्प से होगा, लॉग की मदद से करेंगे। चलिए आइए, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लेने पर मैंने क्या किया? इसको लिख दिया y1, इसको लिख दिया y2। ठीक है, जहां इक्वेशन नंबर 1 है, जहां y1 इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, ये y1 है, और ये है डियर स्टूडेंट y2 साइन x टू द पावर cos x। ठीक हो गया। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसको मैंने y1 कह दिया, इसको मैंने y2 कह दिया। अब समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स मतलब इसका, क्योंकि मैंने इसको y मान दिया है, तो dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, इस रूप में लिख दिया है। अब मैं dy1 बाई डी एक्स करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, और फिर वैल्यू यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? y1 इज इक्वल टू है x टू द पावर साइन x। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पावर क्या है? वेरिएबल है, चर में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लूँगा तो लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन x। लॉग ले लिया, लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन x। और एक चीज़ आप जानते होंगे कि लॉग यदि कहीं पर ऐसा है ना कि m टू द पावर n, तो आप जानते हैं n लॉग ऑफ m हो जाता है। ये जो पावर है ना, ये पहले आ जाती है। ठीक है, तो वैसे तो है x की पावर है ना ये, तो ये पहले आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ आप देखिए कि log y1 इज इक्वल टू, ये पावर पहले आ गई, मैंने लिख दिया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, पावर पहले आ गई, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी क्या हुआ? ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो देखते हैं।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं कि log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिवाइड x। log x का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x होता है। तो वैसे इसका हो जाएगा log x की तरह, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x मतलब y1 इंटू, अभी y1 का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, दो फलनों का गुणा है ये, तो इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। कैसे? पहले इसका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू साइन x। ये तो आप जानते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का गुणा है, उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, पहले फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन x का cos x इंटू सेकेंड फंक्शन आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन, तो log x का 1/x इंटू फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया। तो अब मैं dy1/dx लिख देता हूँ, dy1/dx बराबर y1 के मल्टीप्लाई हो जाएगी y1 इंटू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, cos x log x प्लस साइन x/x, ये ठीक है। अब y1 तो मैंने रखा ना, कहीं क्वेश्चन में y1 नहीं है, पर y1 मैंने किसको रखा, y1 मैंने इसको रखा, तो y1 की वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास dy1/dx आ जाएगा कितना, y1 की जगह लिख दूंगा x टू द पावर साइन x, ठीक है, y1 की जगह x टू द पावर साइन x इंटू cos x log x प्लस साइन x/x, ठीक है। y1 की जगह मैंने यही रख दिया, ये x टू द पावर साइन x cos x log x प्लस साइन x/x। कई बार इतना इतना भी बोर्ड में आया है, ठीक है, केवल इसी का डिफरेंशिएशन। अब क्या है, प्लस में कर दिया है, दो पार्ट हैं, एक पार्ट है एक पार्ट है, इसका मैंने अलग कर दिया, ये इसका मैं अलग कर दूंगा, इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। कहाँ लिख देता हूं, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको सेव कर लेता हूं क्योंकि इसकी मुझे आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया है dy1/dx इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x इंटू ब्रैकेट के अंदर cos x log x प्लस साइन x/x, ये ठीक हो गया, x टू द पावर साइन x cos x log x प्लस साइन x/x, ठीक हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, a का तो डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना, बीच में प्लस साइन है ना, बीच में प्लस साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका अलग कर देंगे, ठीक है। अब चलिए मैं फिर क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं, अब ये तो y1 था, अब y2 का करता हूं मैं डिफरेंशिएशन। y2 मैंने क्या रखा हुआ है आप देखो, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, dy2/dx चाहिए, y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू साइन x टू द पावर क्या है, cos x है, साइन x टू द पावर क्या है, cos x है। अब यहाँ देखो इसकी जो पावर है ना, ये भी एक्सपोनेंशियल, मतलब ये भी क्या है, वेरिएबल के रूप में है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, चरघातांकी बन गया। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो log y2 इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर cos x, log y2 इज इक्वल टू log साइन x टू द पावर cos x। अब आप देखो पावर की पावर, तो ये पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पर। तो अब आप देखो कि log y2
बराबर, ये पावर पहले आ गई, cos x log ऑफ sin x, ये आ गया, पावर पहले आ गई, पावर पहले आ गई cos x इंटू लॉग साइन एक्स। अब आप देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो log y2 को हो जाएगा 1/y2। अब y2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy2/dx बराबर, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, ये भी दो फलनों के गुणा का अवकलन है, तो इसका डिफरेंशिएशन गुणा का ये प्लस इसका डिफरेंशिएशन गुणा का ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x, तो 1/sin x इंटू, देखो लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 जैसे ये ना 1/x, तो 1/sin x। अब साइन एक्स का भी होगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x इंटू फर्स्ट फंक्शन आपका cos x, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये है इंटू ए। ठीक हो गया तक। अब कितना हो जाएगा, मैं लिख दूंगा dy2/dx इज इक्वल टू y2 का गुणा हो जाएगा y2 ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, ये तो कॉट बना देगा, अरे कॉस पहले लिया मैं, कॉस एक्स कॉट ऑफ एक्स, ये बन गया dy2/dx। अब y2 को भी चेंज करता हूं, तो dy2/dx बराबर y2 की जगह क्या रख देता हूं, ये। ठीक है ना, तो साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इनसाइड द ब्रैकेट, इसको चाहे पहले लिख लो या बाद में लिख लो। ठीक है ना, इसको चाहे तो पहले बाद में आप रख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे पहले रखो चाहे बाद में रखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट ऑफ एक्स, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया था, इक्वेशन नंबर 3 था ये, एक्चुअली इसको मैंने 3 माना, रही कौन सी इक्वेशन मान ली मैंने, 4। ठीक हो गया। अब आप देखो समीकरण 3 से dy1/dx तथा समीकरण 4 से dy2/dx का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लाइन आप लिख देंगे। ठीक है, ये आप लिख दीजिए, मैं सीधी वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देंगे आप लिखेंगे समीकरण 3 से dy1/dx और समीकरण नंबर 4 से dy2/dx का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो dy/dx हमारे पास अब कितना हुआ, आप देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखता हूँ dy/dx कितना हो गया, dy1/dx ये है x टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स, बस हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और बढ़िया रूप में लिख देते हैं, चलिए अब मैं यहाँ पर इसको और बढ़िया सा रूप में लिख देता हूँ, डियर स्टूडेंट। आप देखिए, अब एक ही लाइन में आ जाए सब, कोई बात नहीं, आपकी कॉपी में तो ऐसा है ना, बोर्ड में जब आप माना एक क्वेश्चन फिर आ गया
तो बोर्ड की कॉपी में तो एक लाइन में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 2 लाइन में भी आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ऐसा लिखा हुआ तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या है, वाई मैंने ये माना हुआ एक्चुअली, ये वाई यहाँ कहीं था ही नहीं, तो इसको मैंने वाई ले लिया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं डी वाई डी एक्स, वाई की जगह क्या है, वाई की जगह एक्चुअली ये है एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये इज इक्वल टू ये एक्स टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स। बस इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए डियर स्टूडेंट, समाकलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटीग्रल। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं ऐसे में नहीं कर पाऊंगा सीधे इसका इंटीग्रेशन, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। 2 चीज़ें आप जानते हैं, एक चीज़ ये जानते हैं आप कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ये आपने क्लास 11th में भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो साइन x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँगा, तो जितना 2x है तो आधा आधा हो जाएगा, तो जितना यहाँ पर है यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है आप देखो, कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस एक्स होगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना। या 2x है तो आधा हो जाएगा, या x है तो उसका आधा हो गया, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स को लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसको लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। प्लस 1 और माइनस 1 कट गए, तो मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से ई टू द पावर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, इससे कट गया तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, कुछ क्वेश्चन में चेंज भी तो करना पड़ता है कुछ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 प्लस में है ना, तो इसका भी ये भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका ये हर है, इसका हर ये है, इसका हर ये है, इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स 1 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, बीच में प्लस है। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, चेंज कर लीजिए कुछ इसको, मेरे पास आप देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिए, देखो मेरे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, अभी तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ ना, सॉल्यूशन बाद में करता हूँ। e टू द पावर x, देखो एक ब्रैकेट में 1/2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस का होता है सेक,
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, देखो 2 से 2 कट गया। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, और कॉस एक्स बाई टू, या ये काट लो, ये कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया, तो साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू। ये आप जानते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या, टेन एक्स बाई टू है, एक कॉस कट गया, तो साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू कितना हो गया, 10x बाई टू। ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इनको मैं अलग अलग कर लेता हूं। देखिए 1 बाई टू ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये कितना हो गया, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूं। इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन से इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं। ठीक है ना, तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए आई लिख लेता हूं। चलो, तो मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं, ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू डी एक्स। देखो इसको मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, खंडशः समाकलन बोलते हैं ना हिंदी में। तो फर्स्ट फंक्शन, अब देखो इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये तो होता है खंडशः समाकलन में। प्रथम फलन, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, प्रथम फलन टेन एक्स बाई टू इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, चलो माइनस, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो कितना होगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स से होता है, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू माइनस, इसको देखिए आप, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो टेन एक्स बाई टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का क्या होगा 1 बाई टू, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो मेरे पास ये आ गया कि ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू माइनस 1 बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, ई टू द पावर एक्स पहले कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इस वाले का इंटीग्रेशन, इस वाले का इंटीग्रेशन, इस वाले का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब मैं लिख लेता हूँ इसकी जगह, ठीक हो गया ना, इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा आप देखिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला जो टर्म है ये, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 1 बाई टू ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इसकी जगह ये, इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, तो लिख देता हूं प्लस, इसका इंटीग्रेशन था उसकी जगह लिख देता हूं ई टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू माइनस 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 ये 1 बाई टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है,
अब ये भी 1/2 e टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1/2 e टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों कट गए तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया e टू द पावर एक्स tan x बाई टू। एक चीज हम भूल रहे हैं, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी लिखते जाइए, ठीक है ना, यहाँ भी प्लस सी लिख दीजिए। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e टू द पावर x tan x बाई टू प्लस सी, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल में इसको लिखते हैं सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी इंटरनल चॉइस है, अथवा है ना, या तो उससे पहले वाला करना था या ये करना है। ये भी 4 मार्क्स का है, या तो वो वाला करना था या ये वाला करना था। इसका इंटीग्रेशन करना है। सीधी सीधी बात है कि 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करिए। माना मैंने इसको मान लिया मैंने इसको आई मान लिया, ठीक है। इसको मैंने कहा ये क्या है, आई है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आई है माना। अब मैं क्या करूँगा कि आई इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन नंबर माना 1 भी लिख देता हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख दूंगा कि 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में सिंस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो वही मैंने यहाँ किया, 0 टू पाई log 1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस किया, पाई माइनस एक्स से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ, देखो cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेता हूं मैं इस समीकरण और इस समीकरण को। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i और i मिलकर के हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये आ गया। अभी कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो मैं इनको एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किस रूप में, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एक ही ब्रैकेट में लिख दिया दोनों, ठीक है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो यहाँ पर प्लस में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो ध्यान दीजिए, मैं लिख दूंगा 2i इज इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा 0 टू पाई, देखो log a प्लस log a, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। तो हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, 2i बराबर 0 टू पाई, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है।
ये 2 पावर क्या हो जाएगा, आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 2 पावर पहले आ जाएगी तो 2i इज इक्वल टू 2 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 से 2 काट लीजिए तो i बराबर हो गया 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना i, ये i एक्चुअली ये हो गया। क्लियर, ये जो i था ये एक्चुअली ये हो गया है। तो इसका इंटीग्रेशन बोलो चाहे इसका बोलो, अब एक ही बात है। तो यहाँ मैं चेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये मैंने i लिखा हुआ है, मेरे पास i की दूसरी वैल्यू भी आ गई डियर स्टूडेंट। उसको देखिए आप, देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, किस रूप में लिख देता हूँ आप देखो। इसी को मैं ये i आया हुआ है तो i क्या बन गया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इसको मैं 3 मान लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखो फिर मैं इसको लिखता हूं कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन x को रिप्लेस कर दूंगा मैं पाई माइनस एक्स से। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 टू पाई लॉग साइन एक्स को किससे रिप्लेस किया, पाई माइनस एक्स से। और आप जानते हैं कि i बराबर 0 टू पाई साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन एक्स ही होता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स आए, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, लॉग साइन एक्स आ गया ना, 0 टू पाई साइन, हाँ आएगा तो फिर वही लॉग साइन एक्स। तो इसी करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसमें ज़रा सोचते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। आप देख रहे हैं लॉग साइन पाई माइनस एक्स क्या, तो वही आ रहा है ना। तो थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी और लगाता हूँ, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 लॉग, अब मैं इसको फिलहाल पाई माइनस एक्स को रहने दो, आप लॉग इसको एक्स ही रहने दो, लॉग साइन एक्स डी एक्स है ना। अब देखो लॉग क्या लिखा, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, पाई से हाफ हो गया पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के बराबर। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉग साइन पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन एक्स ही आ रहा है। लॉग पाई माइनस एक्स बराबर, पाई मतलब ये, लॉग पाई माइनस एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू ये हाफ हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। यदि ऐसा है तो यहाँ पर यदि मैं x की जगह पाई माइनस एक्स कर रहा हूँ तो ये फिर यही आ जा रहा है। इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, डबल कर दिया, इस प्रॉपर्टी से 2 आ गया, 0 टू इसका हाफ कर दिया, लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक हो गया। अब चलिए और आगे मैं इसको ले जाता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान आप रखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं ना, तो हर प्रकार की तैयारी अपनी रखनी है।
तो मेरे पास अब ये आ गया, कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आई आ गया। ये जो आई यहाँ पर मेरे पास अब क्या आ गया, किस फॉर्म में आ गया ये, ट्वाइस 0 to π/2 log sin x dx आ गया। मतलब ये पहले इस फॉर्म में आया, अब इस फॉर्म में आ गया। ठीक है वही है, वही आई है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसको मैं फिर किस रूप में लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर लिख देता हूं मैं 4। अब मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू, फिर मैं इसको लिख देता हूं 2 0 to π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब x को मैं π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं, तो i बराबर ट्वाइस 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स हो गया cos x dx, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। एडिंग इक्वेशन 4 and 5, एडिंग इक्वेशन 4 and 5, समीकरण 4 और 5 को जोड़ूंगा तो आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इससे प्लस ट्वाइस 0 to π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब 2 से काट दो, इस 2 को 2 से भाग दे दीजिए, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो मेरे पास i बराबर हो जाएगा 0 to π/2, और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, एक साथ लिख दिया दोनों को। तो i बराबर 0 to π/2। अब आप देखो, इसको लिख दूंगा मैं लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, वही तो है। या मैं इसको और आगे चलिए देखिए, 0 to π/2 लॉग, इसको लिख दूंगा मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्या क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग भी कर दिया डियर स्टूडेंट। अब चलो मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, अब आइए तो मैं लेके चल रहा हूं, मुझे पीछे वाला कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ काम करने के लिए आगे। आप देखिए कितना हो जाएगा ये, देखो डियर स्टूडेंट, मेरे पास i बराबर हो गया अब यहाँ से 0 to π/2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देता हूँ मैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx। ठीक है, या लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। लॉग a बाई बी बराबर लॉग a माइनस लॉग बी, ऐसा लिख दिया। तो i बराबर कितना बना, 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 to π/2 लॉग 2 dx। ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन आसानी हो जाएगा, इसका करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एक लाइन में और लिख लेता हूं, इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर ही लेता हूं। ठीक है, चलिए आप देखिए, स्टेप वाइज स्टेप आपके सही होने चाहिए, बाकी फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x dx। अब log 2 को बाहर कर लीजिए, माइनस log 2
0 to π/2 dx। ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या बन गया ये i इज इक्वल टू, ये आपको भूलना नहीं कि i एक्चुअली ये है, उसको सॉल्व करके सब आगे चला जा रहा है। 0 to π/2 log sin 2x dx, ठीक है, माइनस log ऑफ 2, देखो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x अंडर द लिमिट 0 to π/2, यहाँ π/2 रख लीजिए, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस x π/2 हो जाएगा तो π/2 log ऑफ 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं I1। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर, मैं इसको चलो कोई भी इक्वेशन हो जाएगी ये, चलिए इसको मैं I1 कर देता हूं। तो I1 इज इक्वल टू, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना है, I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो देखो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, कैसे इंटीग्रेशन करूंगा इसका। अब इसकी जगह मैं 2x की जगह t लिख लेता हूं। 2x इज इक्वल टू t रखने पर, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 dt। ठीक है, 1/2 dt। तो ये I1 क्या बन जाएगा, देखो अब देखो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, 2x की जगह t कर दिया। अब t के रूप में मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। जैसे x बराबर 0 करूंगा t 0 हो जाएगा, और जैसे x π/2 करूंगा 2 × π/2 हो जाएगा पाई। ठीक है, log sin 2x की जगह t, dx की जगह 1/2 dt। क्लियर। अभी कितना हो जाएगा, I1 बराबर 1/2 पहले आ गया, 0 to π log sin t dt। ठीक है, अब इसको चाहो तो log x dx भी कर सकते हैं, क्योंकि t वेरिएबल को यदि मैंने x से रिप्लेस किया तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो I1 बराबर 1/2 कितना डियर स्टूडेंट, 0 to π log sin x dx। t वेरिएबल को x से रिप्लेस कर दिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मेरे पास एक्चुअली अभी क्या आ रहा है, आप देखो मेरे पास एक्चुअली अब आ क्या रहा है डियर स्टूडेंट, आप देखिए अब इसको, ये एक्चुअली क्या है, ये वाला, ये तो I है, नहीं है, ये I है कि नहीं है, ये तो है, ये इसी को तो मैंने आगे बढ़ाया, तो ये पूरा I है, तो इसकी जगह मैं I लिख देता हूं। तो I1 बराबर 1/2 I। ठीक हो गया है। अब आगे चलिए, अब मैं इसकी वैल्यू कहाँ रख दूंगा, I1 की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा, आप देखिए मेरे पास इंटीग्रेशन एक्चुअली ये वाला है, ये I बराबर ये वाला इंटीग्रेशन चल करके क्या आ गया, 1/2 I, क्योंकि इसी को मैंने I1 लिखा हुआ है ना, इसको मैंने I1 लिखा हुआ है, इसको मैंने I1 लिखा हुआ है, और I1 की वैल्यू मेरे पास 1/2 I है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/2 I माइनस π/2 log 2। अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो I माइनस 1/2 I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो I माइनस 1/2 I कितना हो जाएगा, 1/2 I बराबर माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कट गया, तो I बराबर माइनस पाई log ऑफ 2। ठीक है ना, माइनस पाई log ऑफ 2। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली इस शुरू वाला I ये है, ये अलग अलग फॉर्म में आया ना, वो पहले ये आया, उसकी वैल्यू ये थी। ठीक है,
ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है। तो एक्चुअली शुरू में इंटीग्रेशन आई मैं इसको लेके चला था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो आंसर के रूप में अब आप लिख दीजिए कितना हो गया। आप देखो मेरे पास जो ये आया था 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx बराबर, ये क्या है, ये आई, ये वाला आई है, तो इसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट माइनस पाई log ऑफ, ये आंसर आ गया। कई बार ये चेंज भी हो जाता है, कई बार प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है, ये तो ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं कि बराबर पाई log 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि log 1/2 जो है ना, log 1/2 को मैं लिख सकता हूं log 1 माइनस log 2, और log 1 तो 0 होता है, तो माइनस log 2, माइनस log 2 को मैं log 1/2 भी लिख सकता हूं। तो ये प्रश्न कई बार प्रूफ में या तो इस रूप में पूछा जाता है या प्रूफ में इस रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर a है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर b है i प्लस 2j प्लस 3k। एक बार मैच करा लेता हूं, a है i प्लस जे प्लस के और b है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर वेक्टर a इज दिस एंड वेक्टर b इज दिस, ठीक है। वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर b दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर लंब इकाई सदिश, इस पर भी लंब हो, इस पर भी लंब हो, एक ऐसा सदिश चाहिए जो इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब और वो इकाई भी हो। ये वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज टू वेक्टर्स एंड आल्सो द यूनिट वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास देखिए आप वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k। तो मैं पहले a प्लस बी निकाल लेता हूँ, वेक्टर a प्लस बी निकालता हूँ, इन दोनों का सम कर लेता हूँ, i प्लस जे प्लस के प्लस i प्लस 2j प्लस 3k। तो a प्लस b हो जाएगा कितना, i में i जोड़ेंगे 2i, j में j जोड़ेंगे 3j, k में k जोड़ेंगे 4k। a प्लस बी आ गया ये, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब मैं निकालता हूँ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, a माइनस बी मतलब a में से b को माइनस कर लेता हूँ, i प्लस जे प्लस के माइनस b मतलब ये i प्लस 2j प्लस 3k माइनस करना है। अब कितना हो जाएगा, वेक्टर a माइनस बी i प्लस जे प्लस के, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, सबकी साइन चेंज हो जाएंगे, खोल देते हैं, माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, कितना हो जाएगा, वेक्टर a माइनस बी हमारे पास आ गया, i में माइनस आई तो 0 हो गया, j माइनस 2j तो माइनस j प्लस k माइनस 3k तो माइनस 2k आ गया, ठीक है। j माइनस 2j माइनस j, k माइनस 3k माइनस 2k। तो a माइनस बी वैक्टर जो आया वो आ गया माइनस j माइनस 2k, ठीक हो गया। a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी भी
आ गया। अब आगे मुझे क्या करना है उस पर बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपसे एक चीज कहता हूं, माना एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, तो कोई हमसे कहे कि इन दोनों के लंबवत वेक्टर, फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ दीज टू। इसका भी परपेंडिकुलर हो, इसका भी परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा वेक्टर बताइए, तो वो हो जाएगा P क्रॉस Q। P क्रॉस Q एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। P क्रॉस Q एक ऐसा सदिश होगा जो इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है। तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि A प्लस बी व A माइनस बी पर लंब सदिश। अब देखो ये तो एक वेक्टर है ये, और ये भी एक वेक्टर है। इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, इन दोनों पर लंब सदिश कौन होगा, A प्लस बी और इनका क्रॉस सेक्शन A माइनस बी। ये वाला जो वेक्टर है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमको निकालना ही ये है कि इन दोनों की परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, इन दोनों के लंबवत सदिश चाहिए। तो ये लंबवत सदिश है, इन दोनों वेक्टर का ही परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अब आप देखो A क्रॉस बी क्या है, अब मैं सीधे चलो एक लाइन और लिख लेता हूं यहाँ पर। A क्रॉस बी की जगह मैं लिख देता हूं कितना, आप देखिए A क्रॉस बी की जगह मैं लिख लेता हूं, सॉरी A प्लस बी की जगह 2i प्लस 3j प्लस 4k है, क्रॉस A माइनस बी की जगह है माइनस j माइनस 2k। ठीक है, दो वेक्टर हो गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं i j k, इसके कोफिशिएंट 2 3 4, इसका कोफिशिएंट अब i तो है नहीं तो 0, j का कोफिशिएंट गुणांक -1, k का गुणांक -2, चिन्ह सहित। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे खोलूंगा, i इसको भी छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -6 और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं इसका गुणा, तो माइनस और -4 + 4। ठीक है, माइनस जे अपनी ओर से लिख देते हैं, माइनस जे, ये भी छूटेगा ये भी छूटेगा, इसकी गुणा यहाँ -4। ठीक है, अब इसकी गुणा तो 0 हो जाएगी, प्लस के, इसको भी छोड़ेंगे इसको भी छोड़ेंगे, इसकी गुणा यहाँ -2 और इसकी इससे 0। तो एक्चुअली क्या आया हमारे पास, मेरे पास निकल कर आ गया, एक वेक्टर आ गया मेरे पास कि A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी, वेक्टर जो आया वही आ गया डियर स्टूडेंट, -6 + 4 तो -2i। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4j और ये -2k। ठीक है ना, A प्लस बी और A क्रॉस बी, A प्लस बी और A माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मेरे पास वेक्टर आ गया -2i प्लस 4j -2k। इसको लिख देता हूं मैं, माना यह है C, A प्लस बी वेक्टर क्रॉस A माइनस बी वेक्टर, इस वेक्टर ये आया, इसको मैंने C मान लिया। अब देखो एक्चुअली हमको निकालना क्या है, इस पे और इस पे में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। तो इन दोनों का लंबवत तो ये है, A प्लस बी का भी लंबवत है, A माइनस बी का भी लंबवत है, परंतु मात्रक सदिश चाहिए, लंबवत मात्रक सदिश। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर आया इस पर भी लंबवत है, इस पर भी लंबवत है, पर इसकी दिशा में मात्रक सदिश चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, तो C की दिशा में मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ C
क्योंकि ए प्लस बी वैक्टर क्रॉस ए माइनस बी वैक्टर तो ये आ गया, पर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ये वाला वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, पर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इस मैग्नीट्यूड। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो इकाई सदिश निकल जाता है डियर स्टूडेंट। तो मेरे पास आया कितना, अब आप देखिए यहाँ मेरे पास ये कितना आया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी है -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण, तो i का गुणांक -2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 4 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझ रहे होंगे ना आप। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 20 और 24, ठीक है। इसको मैं और रूप में लिख देता हूँ, -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 24 को क्या लिख देंगे, 6 × 4, 6 गुणा 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब 2 से 2 को कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कॉमन ले करके। आप देखो तो मेरे पास क्या वेक्टर आ रहा है, आप देखिए ये आया डियर स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास आ गया -2i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसको कैसे लिख दूंगा, -2i डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 4j 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2k 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, -i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 से 2 कट गया, 2j स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 से 2 कट गया, -k डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये वाला जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टरों पे लंब होगा, -i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस k ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, a प्लस बी वैक्टर और a माइनस बी वैक्टर पर लंबवत इकाई सदिश। तो पहले तो इन दोनों पे लंबवत सदिश निकाल लो, एक a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस कर दिया तो उन दोनों पर लंबवत आ गया। अब उस दिशा में इकाई सदिश भी चाहिए ना, तो उसको मैंने यूनिट वेक्टर बनाया, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला, ये इस पर भी परपेंडिकुलर था, इस पर भी, पर इसकी दिशा में मात्रक चाहिए यूनिट वेक्टर, तब जाकर के यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है वो आप जानते हैं, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया, आया समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। a प्लस बी वैक्टर निकाला, a माइनस बी वैक्टर निकाला, उन दोनों का क्रॉस किया, क्रॉस प्रोडक्ट से वो वेक्टर जो आया वो इस पर भी परपेंडिकुलर था, इस पर भी परपेंडिकुलर था, पर हमको वेक्टर नहीं निकालना, हमको उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश निकालना है। तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर ये आ गया, ये ऊपर वाला इतना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है a प्लस बी और a माइनस बी पर लंब सदिश। परंतु मुझे क्या चाहिए, मुझे इनकी लंब दिशा में इकाई सदिश चाहिए, तो इसको मैंने इकाई में बदल दिया, ठीक है ना। तो आंसर आप लिख लेंगे लास्ट में, आंसर लिख दीजिए डियर स्टूडेंट। लास्ट में आंसर लिखने की आदत बनानी है आपको, एग्जामिनर को भी ठीक रहता ना कॉपी देखते समय, ठीक हो गया। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी व a माइनस बी
में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश कितना हुआ, -i/√6 प्लस 2j/√6 माइनस k/√6। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स इज दिस। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए